हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निक्रोसिस के बारे में। निक्रोसिस की जनरल इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, साथ साथ में निक्रोसिस की जो मेन टाइप्स है या क्लासिफिकेशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज की तरफ जाते हैं कि भाई जनरल पैथोलॉजी में हम पढ़ते क्या है। तो जनरल पैथोलॉजी सब्जेक्ट होता है जिसमें हम जनरलाइज्ड जो इन्फेक्शंस होती है, इन्फ्लेमेशंस होती है, सेल इंजरी होती है, सेल एडाप्टेशन होती है ह्यूमन बॉडी में, उसको डिस्कस करते हैं। किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को नहीं, लेकिन हम वो प्रोसेसेस डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, टेक्निक्स डिस्कस करते हैं जो कि हर अर्गन में या हर सिस्टम में कॉमन होते हैं। जिस तरह निक्रोसिस होते हैं, एपोप्टोसिस होते हैं, सेल इंजरी होती है, सेल एडाप्टेशन होती है। तो इस सारे प्रोसेस को जनरल पैथोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले तो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये होता है कि यहाँ पर जो सेल है या जो अर्गन है या जो टिश्यू है वो अपने ऑप्टिमम फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है। समझ में बस यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन है और जो ऑप्टिमम फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म होता है। लेकिन जब कोई इंजूरियस स्टिमुलाई आती है, जब कोई बैक्टीरिया आती है, टॉक्सिन आती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आती है और टॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन हो गई, रेडिएशन हो गई, कोई और इंजरी हो गई, इम्यूनिटी जब कम्प्लेक्सिटी का शिकार होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो जो फिजियोलॉजी होती है वो कन्वर्ट होती है पैथोलॉजी में। फिजियोलॉजी कहाँ कन्वर्ट होती है? पैथोलॉजी में। अब पैथोलॉजी में सबसे पहली जो प्रोमिनेंट वो होती है वो सेल इंजरी होती है। सही है, सेल जो है वो इंजरी का शिकार होता है। जब आप सेल इंजरी के बारे में डिस्कस करते हैं तो सेल या तो रिवर्सिबल उसमें इंजरी आएगी या सेल में जो इंजरी आती है वो इरिवर्सिबल आती है। सही है, रिवर्सिबल इंजरी तो सिंपली स्वेलिंग हो गई, या आप कह सकते हैं कि सेल में ऐसी चेंजेस जो कि रिवर्स हो सकती है जब आप जो इंजूरी स्टिमुलाई है उसको रिमूव करते हैं, जो इंसल्ट है उसको रिमूव करते हैं। तो फिर क्या होता है कि सेल जो है वो वापस अपने नॉर्मल हालत में या नॉर्मल जो ऑप्टिमम उसकी एटमॉस्फेयर होती है उसमें वापस आ जाता है। लेकिन जब स्टिमुलाई जो होती है वो परसिस्टेंट रहती है और आप उसको रिमूव नहीं करते तो सेल जो होता है वो फिर सेल डेथ की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? डेथ की तरफ जाता है। और वो रिप्रेजेंट करता है इरिवर्सिबल इंजरी ऑफ द सेल को। जब इरिवर्सिबल इंजरी होती है तो भाई सेल जो होगा वो या फिर एपोप्टोसिस की तरफ जाएगा या निक्रोसिस की तरफ जाएगा। और ये दो जो है वो सेल की डेथ की टाइप्स हैं। हमने इससे पहले एपोप्टोसिस को डिस्कस किया था, मैं हल्का से इसको टच देता हूं कि जब आप एपोप्टोसिस को डिस्कस करते हैं तो वहां पर आप या तो इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं या एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं। इंट्रिंसिक का सिंपल मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो स्टिमुलाई है, जो इंजूरियस स्टिमुलाई है, जो सेल डेथ को फैसिलिटेट करती है, प्रमोट करती है, वो इनसाइड ऑफ द सेल जनरेट हो गई है, सेल के इनसाइड से जनरेट हो गई है। और वो इंट्रिंसिक या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे को फॉलो करती है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, फिर एंटी एपोप्टोटिक एजेंट रिलीज हो जाता है, वो उनकी इनहिबिशन हो जाती है, जो प्रो एपोप्टोटिक है वो रिलीज हो जाते हैं। तो इसी तरह पूरा एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। एक्सट्रिंसिक का सिंपल मतलब ये होता है कि ये वाली जो स्टिमुलाई है या ये वाला जो प्रोसेस है ये आउटसाइड ऑफ द सेल क्रिएट होता है, जहाँ पर सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं डेथ रिसेप्टर। तो डेथ रिसेप्टर की वजह से ये इनिशिएट होता है। सही है, तो इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे इसलिए कहते हैं कि ये आउटसाइड ऑफ द सेल या सेल मेम्ब्रेन से ये क्या होता है? इनिशिएट होता है या जनरेट होता है। अच्छा, जब आप निक्रोसिस की तरफ हम आते हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक है निक्रोसिस, तो निक्रोसिस के मेन जो है वो 5 टाइप्स होते हैं। निक्रोसिस के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। जनरली कुछ इसको 6 टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं, कुछ 5 टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहला जो टाइप है निक्रोसिस का वो है कोगुलेटिव निक्रोसिस। कौन सा निक्रोसिस? कोगुलेटिव निक्रोसिस। कोगुलेटिव निक्रोसिस होता क्या है? कोगुलेटिव निक्रोसिस मोस्टली वो निक्रोसिस होता है, निक्रोसिस की वो टाइप्स होती है जिसमें सिंपली जो सेल होता है या सेल की जो आर्किटेक्चर होती है, ये शेप होता है, वो प्रिजर्व रहता है। क्या रहता है? प्रिजर्व रहता है। सेलुलर आर्किटेक्चर क्या हो गई भाई? प्रिजर्व है। सही है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो लॉस्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियाई डिजॉल्व हो जाते हैं। न्यूक्लियाई की या जो न्यूक्लियर की जो स्ट्रक्चर है वो डिजॉल्व हो जाती है। आप उसको क्लियरली न्यूक्लियाई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बाकी सेल मेम्ब्रेन प्रिजर्व रहता है। सेल की जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होती है वो क्या होती है? वो प्रिजर्व रहती है। लेकिन जो न्यूक्लियाई होता है सेल के अंदर, यहाँ पर जो ये न्यूक्लियाई होता है ये क्या हो जाता है? ये पूरी तरह इस सेल में डिजॉल्व हो जाता है और इसको आप फिर क्या कर सकते हैं? आइसोलेट नहीं कर सकते, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होती है। मेन काज जो इसके होती है
वो इस्कीमिया होती है। इस्कीमिया का मतलब ये होता है कि जब किसी अर्गन में ब्लड सप्लाई जो होती है वो लो हो जाती है, जो सिल को या अर्गन को जो ऑप्टिमम ब्लड चाहिए होता है वो ब्लड उसको मिलता नहीं है, सही है, तो वो डेथ की तरफ जाता है। जब डेथ की तरफ जाता है तो उस डेथ को हम कहते हैं कोगुलेटिव निक्रोसिस। कौन सा निक्रोसिस? कोगुलेटिव। और प्राइमरी काज इसकी इस्कीमिया होती है, सही है, और जब ब्लड लॉस होता है। अगर आप इसकी अपीयरेंस देखते हैं, अपीयरेंस, तो आपको हिस्टोलॉजिकली येलो या पेल येलो वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स या बाउंड्रीज उसके नजर आएंगे। मतलब कि आप इस कोगुलेटिव निक्रोटिक टिश्यू को बाकी नॉर्मल टिश्यू से हिस्टोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपको उस स्पेसिफिक एरिया में, उस एरिया में आपको पेल येलो अपीयरेंस शो होगी, साथ साथ में जो बॉर्डर्स होते हैं वो प्रॉपर वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स होते हैं। आप अगर इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इंजेक्शन साइट, जहाँ पर इंजेक्शन लगता है और उस इंजेक्शन की वजह से वो हेमाटोमा बन जाती है या वो जगह जो होती है वो एंजर्ड हो जाती है, वो लोकलाइज सेल जो होते हैं, वो टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, तो उसमें कोगुलेटिव निक्रोसिस होती है। और इन्फार्क्शन, एनी काइंड ऑफ इन्फार्क्शन, आप स्प्लीनिंग इन्फार्क्शन देख लें, आप माइकोडियल इन्फार्क्शन देख लें, लेकिन इन्फार्क्शन के दौरान जो टिश्यू डेथ होती है या उस एरिया की डेथ होती है, उस अर्गन में सेलुलर लेवल पे डेथ होती है, टिश्यू लेवल पे डेथ होती है, तो उसको हम कोगुलेटिव निक्रोसिस कहते हैं। और इन्फार्क्शन रिफ्लेक्ट भी करता है, रिप्रेजेंट भी करता है कि यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है या ब्लड सप्लाई जो है वो ऑप्टिमम से क्या हो गई है, वो ऑप्टिमम से कम हो गई है और सेल पूरी तरह अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, सही है। यहाँ पर अगर आप निक्रोसिस की दूसरे टाइप को देखते हैं, अच्छा, जो दूसरे टाइप होती है निक्रोसिस की उसको कहा जाता है लिक्विफैक्टिव निक्रोसिस। और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो गए खास करके, तो ये वाला जो होता है निक्रोसिस, ये मोस्ट कॉमनली रिलेट होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या फंगल इन्फेक्शन से। यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो थोड़े से विस्कस बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? विस्कस, इस तरह स्ट्रॉन्ग लिक्विड की तरह जो टिश्यू होते हैं वो बन जाते हैं। टिश्यू जो होती है उसमें प्रॉपर विस्कोसिटी होती है। आपको क्या नज़र आती है? विस्कोसिटी नज़र आती है, सही है। और ये इसकी मेन काज क्या है? इसकी मेन काज जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इसकी जो मेन काज है वो फंगल इन्फेक्शन है। और ये वाला जो निक्रोसिस होता है वो मोस्ट कॉमनली ब्रेन में होता है। कौन से एरिया में? ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में आप इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप निक्रोसिस को देखते हैं तो ये होता है केशियस निक्रोसिस। केशियस निक्रोसिस जो होता है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ लिक्विफैक्टिव निक्रोसिस एंड कोगुलेटिव निक्रोसिस। अब कोगुलेटिव में क्या होता है कि वहाँ पर जो सेलुलर आर्किटेक्चर होती है वो मेंटेन रहती है। लिक्विफैक्टिव में क्या होता है कि वहाँ पर जो सेल होता है वो कंप्लीटली लिक्विफाइड होता है और एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों हिस्टोलॉजिकल प्रेजेंटेशन मौजूद होती हैं, दोनों तरह के सेल आपको नज़र आ सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये प्राइमरीली केशियस निक्रोसिस है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विफैक्टिव के सेलुलर प्रेजेंटेशंस भी मौजूद हैं और कोगुलेटिव के सेलुलर वो भी मौजूद हैं। मोस्ट कॉमनली ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस में। कहाँ पर? ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस में जो प्रॉपरली लंग्स के टिश्यूज होते हैं, सही है, वो आपको इसी तरह के अपीयरेंस शो करते हैं, वाइट चीज़ लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, सिंपली वाइट चीज़ लाइक। तो जो इसी वजह से इसको केशियस निक्रोसिस भी कहा जाता है कि ये वाइट चीज़ लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। दोनों सेल लिक्विफैक्टिव भी होते हैं और कोगुलेटिव भी इसमें होते हैं। और मेन कॉजेटिव एजेंट ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो इस वजह से ये आप उसके साथ भी या फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अदर टाइप है निक्रोसिस की उसको हम कहते हैं फैट निक्रोसिस। चूंकि फैट निक्रोसिस स्पेसिफिकली यहाँ पर आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। फैट निक्रोसिस जिस तरह ये नेम आपको रिफ्लेक्ट करता है कि ये वाली जो निक्रोसिस होती है ये फैटी टिश्यूज़ में होती हैं या उस एरिया में होती है ह्यूमन बॉडी की। ये सेल डेथ जो होता है वो स्पेसिफिक उस एरिया में होता है ह्यूमन बॉडी की जहाँ पर फैटी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, सही है। और यहाँ पर जब ये निक्रोसिस होती है तो उस एरिया में आपको लंप्स दिखाई देते हैं, सही है, छोटे छोटे नॉन कैंसरियस, इसको हम नॉन कैंसरियस कह सकते हैं।
लंप दिखाई देते हैं, आपको थोड़ी सी स्वेलिंग टाइप दिखाई देती है, टेंडर स्वेलिंग दिखाई देती है, और ये स्वेलिंग जो होती है ये पेनलेस होती है, क्योंकि ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रॉपर उसमें डेथ हुई होती है, उसमें वो पेन सेंसेशन जो होता है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो आपको ये कंडीशन पेनलेस नज़र आएगी। ये जिस एरिया में होगी वहाँ पर आपको छोटे छोटे स्वेलिंग्स नज़र आ सकते हैं। ये स्वेलिंग जो होते हैं वो स्पेसिफिकली नॉन कैंसरियस होते हैं, और इस एरिया में स्पॉनिफिकेशन, जो स्पॉनिफिकेशन वाला केमिकल प्रोसेस है वो भी प्रोमिनेंट होता है। स्पॉनिफिकेशन ये आप इसको सोप फॉर्मेशन वाला प्रोसेस भी कह सकते हैं, केमिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको ये कहा जाता है। यहाँ पर ये होता है कि चूंकि ये फैटी टिश्यूज़ में फैट निक्रोसिस होती है, तो फैटी टिश्यूज़ जो होती है जब वो डेड हो जाते हैं, उसमें निक्रोसिस हो जाती है, तो वो फैटी एसिड को रिलीज़ कर लेते हैं, सही है, ट्राइग्लिसराइल फैटी एसिड को रिलीज़ करते हैं। ये फैटी एसिड फिर वहाँ पर कैल्शियम के साथ मिक्स हो जाते हैं, किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, कैल्शियम के साथ मिक्स हो जाते हैं, सही है, और ये स्पॉनिफिकेशन वाला सोप फॉर्मेशन वाला प्रोसेस आप इसको कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन भी है, किसकी प्रेजेंटेशन, ये सबसे बड़ी ये एक्यूट पेनक्रेटाइटिस या पेनक्रेटिक जो इन्फ्लेमेशन है उसकी ये सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन भी है, सही है। और ब्रेस्ट ट्रामा या जो ब्रेस्ट इंजरीज होती हैं उसमें भी मोस्ट ऑफ्टन फैट निक्रोसिस होती है, सही है। ये मैंने आपको जनरली निक्रोसिस के कुछ टाइप्स बताए, ये यहाँ आप देख सकते हैं, सारे इसी लेक्चर में मौजूद है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अभी जो लास्ट में रहता है, या आप इसको कह सकते हैं सेकंड लास्ट, क्योंकि इसमें दो जो है वो अभी रहते हैं, एक गैंग्रीन एंड एक पेब्रेनॉइड निक्रोसिस, सही है। पेब्रेनॉइड निक्रोसिस जो होती है ये मोस्टली ब्लड वेसल्स में होती है, किसमें होती है, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड इंजरी की वजह से या इम्यून कम्प्लेक्सिटी की वजह से ये होती है। यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, सही है। अपीयरेंस आपको उस ब्लड वेसल की बिल्कुल ब्राइट रेड नजर आएगी, स्मजी अपीयरेंस, ब्राइट रेड। होता क्या है कि ब्लड वेसल में अगर कोई उसके वाल्स के साथ ऐसी कोई चीज अटैच्ड हो जाती है जो कि ह्यूमन बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी जो रिएक्शन है वो शो करती है, तो वहाँ पर फिर उस लोकलाइज एरिया में व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से, इम्यूनिटी सेल्स की वजह से और उस फॉरेन पार्टिकल की वजह से, आप इसको अगर ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई कोलेस्ट्रॉल है या कोई फैटी पार्टिकल है जो इस वेसल्स के साथ अटैच है, तो उस लोकलाइज एरिया में इंजरी स्टार्ट होती है, और वो इंजरी जो होती है वो फिब्रिनाइड निक्रोसिस की शक्ल में होती है, इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो फिब्रिनाइड निक्रोसिस होती है। और ये कहां पर होती है, वस्कुलर इंजरी, ये सीवियर वस्कुलर इंजरी की एक टाइप है। फिब्रिनाइड निक्रोसिस जो है ये सीवियर वस्कुलर इंजरी की एक टाइप है। ऑटो इम्यून डिजीज में ये बहुत होती है, लाइक लूपस वगैरह, सही है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में ये बहुत होती है, और वो इसलिए होती है कि जो इम्यूनिटी होती है वो कम्प्लेक्स का शिकार बन जाती है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि भाई यहाँ पर ऑन सेल है या बॉडी या जो है फॉरेन पार्टिकल है, तो उसके खिलाफ वो इम्यून रिएक्शन क्रिएट करती है, और वो इम्यून रिएक्शन उस लोकलाइज एरिया में इंजरी काज कर लेते हैं, और वो इंजरी जो होती है वो फिब्रिनाइड निक्रोसिस के शेप में होती है। लास्ट जो निक्रोसिस की टाइप है उसको गैंग्रीन निक्रोसिस कहा जाता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है जो मोस्टली लोअर लिम्स और फीट, टूज, इन एरिया में क्या होती है, बनती है, और ये इसलिए बनती है कि वहां पर ब्लड सप्लाई जो होती है वो मिनिमाइज्ड होती है, कोई वेसल ब्लॉकेज होता है, ऑप्टिमम ब्लड नहीं मिल रहा लोअर लिम्स को, फीट को जितने उनको चाहिए, तो वहां से फिर गैंग्रीन वाला निक्रोसिस स्टार्ट होता है, जो आपकी स्किन और जितने भी इंटरनल वो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल जो मसल्स होते हैं, सही है, जो स्किन होता है उसको कंप्लीटली ये क्या कर लेते हैं, उसमें निक्रोसिस काज कर लेते हैं, डेथ की तरफ लेके जाते हैं, और उसकी स्पेसिफिक जो रीजन होती है वो रीजन भी आप कह सकते हैं कि लो ब्लड सप्लाई होती है, या जितनी ब्लड उसको चाहिए ऑप्टिमम ब्लड लोअर लिम्स को वो नहीं मिलती। इसके तीन टाइप्स होते हैं। ड्राई का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई लिक्विफिकेशन नहीं होती, ड्राई श्रिंक स्किन्स और वेसल्स, और आपको वो नजर आएंगे। वेट का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो इन्फेक्शन मौजूद होती है, कोई बैक्टीरिया या फंजाई उसको सुपर इम्पोज कर लेती है, सुपर इम्पोज कर लेती है, और जो ड्राई कंडीशन होती है वो लिक्विफिकेशन की तरफ चली जाती है, और उसमें वेटनेस आ जाती है या सॉफ्टनेस आ जाती है। गैस गैंग्रीन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर फंजाई या बैक्टीरिया स्पेसिफिकली उस टिश्यू में गैसेज रिलीज कर लेती है, सही है, स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि इंजूरियस गैसेज रिलीज करती है, और वो टिश्यू जो होती है वो उस गैस की वजह से स्वेल अप हो जाते हैं, इसको स्पेसिफिकली कहा जाता है गैस निक्रोसिस। आई होप आपको ये जो है वो समझ आ गई होगी। मैंने तो कोशिश की है कि इसको शॉर्ट बनाओ, सिंप्लीफाइड बनाओ, और आई होप कि ये आपको आपकी एग्जामिनेशन के लिए हेल्प आउट कर सकती है। आप उसके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है और ये आपको हेल्प आउट करती है तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।